बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग नवंबर 2026 का हमारा जारी और सारी ये बैच। आज के लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले हाफिज़ साहब ज़रा तिलावत फरमा लें, फिर हम सारी बातें करते हैं। الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। माशाल्लाह भाई जज़ाकल्लाह भाई, हाफिज़ साहब ने बहुत प्यारी तिलावत करी है। इस आयत को सुनने का एक अलग ही मज़ा है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन मस्जिद अल हरम, इशा की नमाज हो और ये तिलावत हो, बहुत मज़ा आता है। अल्लाह आप सबको सआदत दे, हरम जाने की बार बार तौफीक दे, बार बार बुलावा है आप सबका। तो जब भी जाओ उधर और ये आयत नमाज के अंदर हो ना, इंसान को रोना नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। शायद में कहते हैं ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान के ऊपर इतना बर्डन नहीं डाला जाता कि वो बेयर ना कर सके। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम बोलते हैं यार मैं इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूँगा। किसी के पेरेंट्स चले जाते हैं, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, किसी के कोई दुख बीमारी आ जाती है, और किसी के ऊपर कभी घर में इतना फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना शदीद बर्डन आ जाता है, हम कहते हैं कि यार हम तो कोलैप्स कर देंगे, तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, या अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बचूंगा ही नहीं। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इंसान के ऊपर उतना बर्डन डाला ही नहीं जाता जितना कि वो बर्दाश्त ना कर सके। यानी कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस। चलो बाकी बातें बाद में। अल्लाह का नाम लेके हमने आगाज़ भी कर लिया, और कल हमने पढ़े थे 5 एलिमेंट्स, यानी कि हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हमने बात की थी एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, इनकम की, एक्सपेंस की, इक्विटी की। ऐसा एसेट की डेफिनेशन के अंदर 3 बातें, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बताओ। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। वो मैसी फैन कहाँ गया? अरे तुमने शर्ट बदल ली? अच्छा मैंने कल बताई नहीं, तो वो वाली पिंक वाली पहन लेते ना, एमएलएस की नहीं है। एक वो बड़ी ख़तरनाक ना डार्क ऑरेंज थी बार्सिलोना की, 2017-16 वाले सीजन की, याद है? वो मैं कोचिंग पहन के आता था 2017-18 में, बड़ी ख़तरनाक थी। और ऐसे चौक पट्टे वाली जो है ना, वो चमन कॉलोनी वाली वो शर्ट थी कि जब मैं जाता था ना तो कोचिंग में सब यूँ देखते थे, ये क्या बन के आया ना वो। खैर लेकिन हमारे भी शौक थे, ये सारे शौक मैंने पूरे किए हैं। मैट्रिक इंटर में ये फुटबॉल शर्ट्स का, और फिर उसके बाद सीए लाइफ में ये रेसलिंग की शर्ट्स का। रेसलिंग की शर्ट तो खैर आज तक पहनता रहता हूँ। सर मेरे पास है कुनान मंसूरी, ज़बरदस्त। चलो अच्छा दिन का स्टार्ट हो गया हमारा। मेसी ने 3 गोल मार के हैट्रिक कर लिए, ठीक है, तो गुड स्टार्ट हो द डे। आज मूड सबका अच्छा है, और आगे देखते हैं होता है क्या। अभी तो इब्तिदा है वर्ल्ड कप की, है ना। चलो एसेट में 3 बातें भाई ने बता दी। अच्छा जी,
एम्बापे ने भी बैंगर मारा था। वो मैंने देखा नहीं फ्रांस का मैच यार, इतने मतलब 3 बजे कोई आता है, कोई रात के सुबह के 6 बजे मैच आता है, अब इतना फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं होता। रात को सुबह तुम्हारे सामने आता हूँ, रात को घर जा रहा होता हूँ 10 बजे 11 बजे, फिर ना खाना खा के सो जाता है, 12 बज जाता है, सोते सोते 1 बज जाता है, फिर मैं बोलता हूँ यार दोबारा सुबह फजर में उठना है, फजर के बाद कुछ टूटी फूटी नींद मिलती है, तो टाइम ही नहीं होता इतना। हाईलाइट्स पे गुजारा करता हूँ अनलेस के कोई एलिमिनेशन मैच हो, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जैसी चीज़ हो। तो बस लास्ट ईयर का भी मैंने फाइनल एहतमाम से देखा था, उसके अलावा नहीं। चलो आगे आ जाओ। ओके, एसेट में 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ऐसा। कंट्रोल बाय द एंटिटी, मेरे कंट्रोल में होगा, मैं उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, और ख़ुद भी इस्तेमाल करूँगा और दूसरों को उसके इस्तेमाल से रोक सकता हूँ। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, माजी में कुछ हुआ होगा, माजी में कुछ ऐसा हुआ होगा। अरे यार इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, अब तुम आ रहे हो, क्या मुस्कुरा रहे हो यार तुम? अभी तो आधी से ज़्यादा क्लास निकल गई, अब क्या करें? अरे शुरू हो गया अभी, क्या आ रहा है, हट जाओ। ठीक है यार, तुम अभी इतना लेट आ रहे हो, चलते ही आ रहे हैं भाई, मैं बात कर रहा हूँ इधर। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला जाने को, दोबारा जाओ वापसी के लिए। मजाक कर रहा हूँ, बैठ जा यार, बैठ जा, मजाक कर। सीरियस हो गया यार ये तो। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ ना, मेरी नज़रों के सामने आ जाओ ना, नज़र के सामने जिगर के पास, शाबाश। हाँ जी, इधर आ जाओ, इसी के बराबर में। तुम्हारा नाम क्या है लड़के यार? हमजा। चलो आ जाओ आगे। क्या बात चल रही थी यार? बुला देते हैं लोग, क्लास में लेट लेट आते हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ। पास्ट इवेंट, माजी में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो एसेट मेरे पास आया होगा, ऐसा। चलो ये तो हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हमने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा। अगर मैं एसेट्स के बाद एक आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाहूँ, थोड़ी सी एसेट की डिस्कशन को पॉज करके, तो आपने बुरा नहीं मानना, ठीक है? हम आपको एक चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपने अपने रजिस्टर पे नोट करना है, उसके बाद मैं एसेट की डिस्कशन को ना कंटिन्यू करना चाहूँगा। देखो, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आसान सा, नन्ना मुन्ना सा, वो क्या है? उससे मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एयर एंड, या जिसको आप फाइनेंशियल ईयर एंड भी कह सकते हो। ये क्या है? ये ईयर एंड क्या होता है? ईयर एंड की अगर मैं उर्दू ज़बान में तर्जुमा करूँ तो ईयर एंड का मतलब क्या बनेगा? ईयर एंड का मतलब बनेगा साल का आखिर, ऐसे ही बनेगा ना? बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग में भी इसका ये मतलब है, साल का आखिर। बात समझ आती है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को एक बात मालूम है कि कंपनी जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जो मैंने आपको कल बताया था, ऐसी रफ गैस अगर मैं करूं तो वो कितने महीनों की, कितने सालों की बनाती होगी? अच्छा, वो कह रहा है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ईयरली। लेकिन अगर मैं पूरे उसकी बात करूं टेन्योर की, तो एक टेन्योर कितने टाइम का होता होगा? 1 साल का होता होगा। ऐसे ही कॉमन सेंस से जवाब दिया, मैंने तो कुछ नहीं बताया आपको। अच्छा, यानी कि 12 महीने का होता होगा। अगर कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि वो पिछले साल के मुकाबले में कैसी थी, तो वो पिछले 12 महीने को इस 12 महीने से कंपेयर करेगी, ऐसा। अब कंपनी का कोई ना कोई ईयर एंड तो होता होगा, जहाँ पे कंपनी आके अपनी कैलकुलेशन को बंद करती होगी, बोलती है मेरा साल खत्म हो गया, बस मेरा साल खत्म हो गया। अब इस डेट के ऊपर खड़े होकर मैं हिसाब किताब करूंगा, मैंने कितना कमाया, मैंने कितना नुकसान किया, मेरे पास क्या क्या पड़े हुए हैं, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मेरी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, मेरी कितने इनकम है, मेरा क्या एक्सपेंस है, मेरी क्या इक्विटी है, ऐसे ही है। तो किसी ना किसी एक डेट पे ये सारा काम हो रहा होता है, एक डेट के लिए सारी अकाउंटिंग हो रही होती है, उसे मैं कहता हूँ ईयर एंड, ऐसा। अच्छा, जब बात की जाए ईयर एंड की, तो कोई ना कोई ईयर स्टार्ट भी तो होगा, ऐसा। पॉसिबिलिटी होती है बहुत, और बहुत सारे ईयर एंड्स होते हैं, हर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के लिए होते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, टैक्सेशन की डिस्कशन है वो। एक कंपनी अगर यकुम जनवरी 2025 को अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो उसका ईयर एंड क्या होगा? हाँ जी बताओ ना, जोर से बोलो। 31 दिसंबर 2025, ऐसा।
चलो, एक कंपनी अगर अपना कारोबार स्टार्ट करती है जनाब आली यकुम अक्टूबर 2025 को, तो उसका ईयर एंड क्या होगा? 31 सितंबर। कौन से कैलेंडर में आती है मुझे बताओ प्लीज़ 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 प्लीज़, आई वांट टू नो। हाँ, 30 सितंबर, 30 सितंबर, 30 सितंबर 2026, ऐसा। अच्छा, अगर एक कंपनी अपना ईयर स्टार्ट करती है यकुम अप्रैल 2025 को, तो उसका ईयर एंड क्या होगा? हाँ जी, 31 मार्च 2026। आई गेस अब आप लोग सब समझ गए हो, अकलमंद हो गए हो, ऐसा। चलो एक और बड़ी मिसाल, कॉमन मिसाल ले लेते हैं। अगर एक कंपनी अपना ईयर स्टार्ट कर रही है यकुम जुलाई 2025 पे, तो उसका ईयर एंड क्या होगा? 30 जून बेटा, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कोई 3 3 6 3 9 3 12, बात समझ आती है? चलो, 30 जून 2026 को ये अपना क्या कर रही होगी? ईयर एंड कर रही होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट तरह के ईयर एंड हो सकते हैं। अगर मैं ज़्यादातर बात करूँ ना एफएमसीजी सेक्टर्स की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह, यूनिलीवर हो गए, इस तरह की कंपनीज हो गई, इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। ये टैक्सेशन के एतबार से होता है, वो एफबीआर इनको अलॉट करता है स्पेशल ईयर एंड, और स्पेसिफिक ईयर एंड हर इंडस्ट्री का अलग होता है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं अकाउंटिंग एतबार से बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, मुझे पहले लगता था कि अकाउंटिंग ईयर हमेशा दिसंबर 31 होता होगा जब मैं बचपन में पढ़ता था अकाउंटिंग, लेकिन मेरा ख्याल गलत था। क्यों? क्योंकि भाई डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ कंपनी है, कौन सा सेक्टर है, जो भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना बड़ी कॉमन मिसाल की यूनिलीवर की, तो यूनिलीवर ये वाला ईयर एंड फॉलो करती है यकुम जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर। अब जो यूनिलीवर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाया करूँगा, जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तो मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाया करूँगा, और उसमें दिखाऊंगा देखो ये बैलेंस शीट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये पीएनएल है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, देखो ये कैसे चीज़ें बनती हैं। तो वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, वहाँ से भी देखेंगे, ऐसा। अच्छा, फिर एक कंपनी है जनरेशन स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, सुना है किसी ने नाम जनरेशन स्कूल का? उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट करने का शर्फ हासिल हुआ था मुझे 2023 में, मैंने छोड़ा है 30 सितंबर 2022 का ऑडिट किया है। तो यकम अक्टूबर को उनका ईयर स्टार्ट होता है और 30 सितंबर को उनका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, ऐसा। फिर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनका ईयर एंड होता है 31 मार्च। ये वाली कौन सी कंपनी थी? ये मेरे ख्याल से आर्क रोमा थी, एक ऐसी कंपनी थी, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो यकम जुलाई से 30 जून चलती हैं, उनका 30 जून पे क्या होता है? ईयर एंड होता है। बात समझ आती है? तो ये कॉन्सेप्ट था ईयर एंड का, फाइनेंशियल ईयर एंड का। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब अगर ये फाइनेंशियल ईयर एंड का और ईयर एंड का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, तो अब मैं एसेट की डिस्कशन पे वापसी मूव कर सकता हूँ, ऐसा। चलो, अब मैं नीचे ही एक हेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। एसेट्स को अगर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ, एसेट्स को अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ, तो एसेट्स में फर्दर मेरे पास दो शाखें निकलती हैं। एसेट्स को मैं किस किस तरह से तोड़ सकता हूँ? एक मैं तोड़ सकता हूँ बाय टाइप या नेचर, बाय टाइप या नेचर। एक को मैं तोड़ सकता हूँ बाय क्लासिफिकेशन। ये क्या होती है पढ़ाऊँगा अभी ये देख लो, लिख लो पहले। अगर मैं बाय टाइप की बात करूँ तो इसमें मेरे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। जैसे मोहतरमा ने कल सवाल किया था कि एसेट्स क्या ज़रूरी है फिज़िकल हो। एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसा। और अगर बाय क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन में एक मेरे पास आ जाएगा करंट एसेट्स और दूसरा मेरे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, ऐसा। डन, पहले ये छाप लो फिर बात करते हैं।
सर ईयर एंड कंपनी खुद डिसाइड करती है, लॉ वगैरह है इसका प्रॉपर, डिपेंड करता है ना कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, मैंने बताया आपको। अगर उसको अपने ईयर एंड को चेंज करना होता है किसी रीजन की वजह से, तो फिर उसको जाके ना अथॉरिटीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। टेक्स्ट में आप इंशाल्लाह पढ़ोगे। डन, छाप लिया ये। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिस्कशन बाय क्लासिफिकेशन की। किसकी? बाय क्लासिफिकेशन की, यानी कि एसिड को कितनी तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो याद रखो, दुनिया भर में एसिड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम कहते हैं करंट एसिड्स, एक को हम कहते हैं नॉन करंट एसिड। करंट एसिड क्या? वो वाले एसिड जिसमें से करंट आ रहा होता है, जिसको हाथ लगा के ना करंट इंसान को लगता है। वो बचपन में हम पढ़ते थे ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साइंस में पढ़ते थे, 4-5 क्लास में पढ़ा था मैंने। तो ऐसा वाला सीन होता है कि एसिड को हाथ लगाओगे तो आपको करंट लगेगा, ये बिजली वाले एसिड्स होते हैं ऐसा। और नॉन करंट जो बिजली वाले नहीं होते, यानी कि लकड़ी वगैरह, ऐसा ये नहीं, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे, वो साइंस तो है नहीं। अच्छा, तो करंट एसिड की डेफिनेशन क्या कहती है? यानी कि करंट एसिड्स, आसान दबा में बताऊँ तो वो एसिड होते हैं जिसको आपने 12 महीने के अंदर अंदर यूज़ कर लेना है। इनकी लाइफ 12 महीने से ज़्यादा की नहीं होती, वो 12 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। तो हम कहते हैं कि ये हमारे करंट एसिड्स हैं। अच्छा, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो लंबे चलने वाले होते हैं। कैसे भाई? कैसे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, 5-5 साल, रेफ्रिजरेटर, एसी। बात समझ आ रही है? तो जो 12 महीने से बियॉन्ड मुझे फ़ायदा देंगे वो कहलाते हैं मेरे नॉन करंट एसिड्स। अच्छा, अब सवाल आना चाहिए, ये 12 महीने की गिनती भला कहाँ से स्टार्ट होगी? पूछो, ये 12 महीने की गिनती भला कहाँ से स्टार्ट होगी? अब बताओ कहाँ से स्टार्ट होगी? फाइनेंशियल ईयर एंड से। ज़बरदस्त, होशियार हो गया। अभी मैंने फाइनेंशियल ईयर एंड पढ़ाया, बोला यहीं से स्टार्ट होती होगी, उस्ताद इसलिए पढ़ाया है। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 पे आपने लगानी है क्या? ऐनक। 31 दिसंबर 2025 पे ऐसे ऐनक लगा के देखनी है, ये वाला एसिड मुझे 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे रहा है या 1 साल से बियॉन्ड जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने ना यहाँ ऐनक लगानी है, और ऐनक लगाने के बाद इधर लगानी है एक लकीर। इस लकीर पे लिखना है 31 दिसंबर 2026। अब मैं एसिड के नाम लेता रहूँगा, जो यहाँ फॉल करेगा करंट, जो वहाँ फॉल करेगा बोलेंगे चल सरक उधर, ऐसा। अब मुझे ज़रा बताओ, मेरे पास कैश है, कैश करंट एसिड होना चाहिए, नॉन करंट एसिड होना चाहिए? करंट एसिड, आता है जाता है कल्ली उल्ली। चलो, मेरे कुछ ना रिसीवेबल्स हैं, लोगों से मुझे पैसा लेना है, करंट, इसे मैं कहता हूँ रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वैसे इसका पूरा नाम होता है, चाहो तो डिक्शनरी में लिख लेना। अच्छा, मुझे कुछ लोगों को अच्छा वो तो वो हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन मिली, बंजर ज़मीन है, नॉन करंट। क्यों भाई? अगर मैं 31 दिसंबर 2025 पे खड़ा हूँ, 31 दिसंबर 2026 की ऐनक लगाई हुई है, तो इस ऐनक को यूं देख के मुझे क्या नज़र आ रहा है? भाईजान इसको उधर जाना चाहिए, इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ऐसा। तो लैंड यहाँ लिख दूँ। अच्छा, और मेरे पास गाड़ियाँ हैं, नॉन करंट पे जाना चाहिए भाई। अच्छा, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे। अम नम 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 नम, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ भाई, मेसी, अनकरा मेसी, खड़े हो जाओ। हाँ भाई, मुझे बताओ, मेरे पास माल तजारत है, स्टॉक है, गुड्स हैं, कहाँ लेके जाऊँ? करंट एसेट, बैठ जाओ, शाबाश। अच्छा, अब हम मस्तूरात से स्टार्ट करेंगे, एक 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 ऐसे। ठीक है। किसी से मैं बोलूँगा मुझे कोई नॉन करंट एसेट बताओ, किसी से मैं बोलूँगा मुझे करंट एसेट बताओ। गलत बताओ, सही बताओ, बस बताना है, ताकि हम सीखेंगे तो ऐसे ही ना। चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, करंट एसेट बताओ एक। हाँ, ये आप हाँ, ब्लू। मनी, कैश आ गया, चलो माफ़ किया, आगे। हाँ, करंट बताना है। बिजनेस के लिए कोई भी एसेट जो उसने 12 महीने के अंदर इस्तेमाल करना हो यार, ऐसी। गुड्स स्टॉक आ गया ना, आगे। ऐसी मिसाल दे दो, AIDT की अंदर मिसाल दोगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ों में 12 महीने के अंदर इस्तेमाल करेंगे, फेंक देंगे।
किसी भी कारोबार को अपने जहन में ले आओ। नॉन करंट बता दो। चलो फर्नीचर आ जाएगा। बाजी ने बहुत सेफ खेला है, इंतहाई सेफ खेला है, ठीक है। चलो आगे। करंट, हाँ क्लोथ्स कपड़े, इन्वेंट्री आ गई ना वो तो, अगर इन्वेंट्री कपड़े का काम है। आप सबको जोर से नॉन करंट आ रहा है, बराबर में जाओ। सप्लाई ज़बरदस्त, स्टॉक सप्लाई, ऑफिस सप्लाईज ज़बरदस्त। अब ऑफिस सप्लाईज के अंदर क्या क्या आता है, वो स्टेशनरी आइटम वगैरह आ जाते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, ज़बरदस्त। आगे। नहीं करंट में फंसाएंगे सबको। ग्रोसरीज, क्या राशन ला रहे हो घर का? बिजनेस के लिए बताओ। चलो बिजनेस के लिए भी अगर उसके पास कोई इस तरह के किचन के आइटम पड़े हुए हैं, मिसलिनियस आइटम पड़े हुए हैं, तो चलो उसका करंट एसेट है, ठीक है। होम अप्लाइंसेस वगैरह नॉन करंट में जाएंगे। चलो आप बताओ। नॉन करंट ही आ रहा है, चलो नॉन करंट बता दो आज। मशीनरीज, ठीक है, बस सेफ खेलने हैं, देख लो कितने होशियार लोग बैठे हैं। हाँ भाई आप बताएं, पहली क्लास है ना आज? हाँ, कॉमर्स नॉन कॉमर्स? मेडिकल नॉन कॉमर्स। अच्छा, ओरिएंटेशन ले ली सीए की? वही जो अभी परसों हुई थी। तीनों क्लासेस ले ली, रिकॉर्डेड। चलो भाई होशियार बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ठीक है। ये प्रीपेड श्रीपेड के नाम नहीं लो, हम गंदी बातें नहीं करो, ये आवाम परेशान हो जाएगी। हम उनको बेसिक बातें लेके चलेंगे। अच्छा, उसने किसी ने बोला उधर स्टेशनरी, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले किस खाते में ये जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं बैठ के, हैं? ज़रा बताओ लिख के, शाबाश। आगे पहले एसेट का नाम लिखो और आगे बताओ वो करंट है नॉन करंट है, ऐसा। चलो मेडिकल नॉन करंट, सॉरी मेडिकल नॉन कॉमर्स, हाँ आप बताओ। ट्यों 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 ट्यों, जो आता था सब बोल दिया, आप बताएं। करंट बताओ। क्या चीज़? स्पेयर पार्ट्स, सही है, स्पेयर पार्ट्स सही बोला। स्पेयर पार्ट्स, किसी भी कंपनी में कोई ना कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह करंट एसेट्स होते हैं, ऐसा। चलो बहुत तंग कर दिया हमने, इनको माफ़ करते हैं। जब हम फिर इंशाल्लाह लाइबिलिटीज़ के अंदर आएंगे तो फिर हम लड़कों को छेड़ेंगे, ऐसा। आ जाओ जरा। तो ये तो हमने पढ़ लिया बाय क्लासिफिकेशन, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। बल्कि नहीं, लड़कों की तो बारी इधर आने वाली, शाम इधर आने वाली। बाय टाइप या बाय नेचर की अगर मैं बात करूँ, तो एसेट को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जिसको मैं छू सकता हूं, वो क्या है? उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो टेंजिबल एसेट कराता है। और जिसको मैं छू नहीं सकता लेकिन वो है, उसे मैं छू नहीं सकता, वो क्या है भाई? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? हैं तुम ऐसी बातों पे शदीद मुस्कुराते हो, लगता है तुम शदीद तरसे हो, हैं? याद आ रही है किसी की? अम्मी की याद आ रही है? फिर कुछ तो है तुम्हारे दिल में, क्या चल रहा है? ऐसे ही चलो। क्या बोल रहा था मैं? इंटेंजिबल एसेट, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसे मैं छू के नहीं लिख सकता लेकिन वो होते हैं। इसका मतलब वो क्या है? वो इंटेंजिबल एसेट हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और कल मैंने इसकी मिसाल भी दी थी, ऐसा। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे ज़रा कोई एक मिसाल इंटेंजिबल एसेट की दे दो। बिटकॉइन, तुमसे पूछा था मैंने, होशियार। अब तुम एक और बताओ। मैं काड़ा थोड़ी हूँ, ऐसे ही हूँ, देख के हूँ बोलूँगा। हाँ चलो तुम बता दो। शेयर्स, शेयर्स कह सकते हो। नहीं, शेयर्स तुम्हारे एसेट्स हैं लेकिन वो तुम्हारे जो है ना इंटेंजिबल में नहीं आएंगे एक तरह से, ठीक है। चलो खैर, कोई और मिसाल दो। क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, चलो मान लिया तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट से बिटकॉइन। अच्छा, और भाई तुम इंटेंजिबल बताओ ज़रा। इतनी आसान मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। वो देखो, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, वो भाई ऑनलाइन वाले पागल हुए हैं। सॉफ्टवेयर मेरे पीसी में, वालेकुम अस्सलाम यार, इतना लेट आ रहे हो, अभी आधी से ज़्यादा क्लास निकल गई है। ड्राइवर लेट आया था, क्या बात है भाई। कहाँ से आते हो? एयरपोर्ट में कहाँ रहते हो? मलिक रोड में कहाँ रहते हो? छोटा गेट, हाँ अल्फा सोसाइटी, अपना शाह फैसल। अच्छा, मस्जिद कौन सी लगती है? रफ़ायाम सोसाइटी।
अल्फा लामा से लगती है, वाइट वाली। सही है, बैठ जाओ। मजाक कर रहा था यार, तो सीरियस हो गए। अर्जेंटीना का मैच देखा सुबह तुमने? देखा था। देखो, अर्जेंटीना का मैच टाइम से देखा है भाई ने पूरा। बताओ मेसी ने कितने गोल मारे? 3 गोल मारे, इसको ये पता है। चलो अब जरा मुझे खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, बैठना नहीं है। अच्छा देखो, मैंने अभी इनसे कहा कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको मैं छू के देख सकता हूँ, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए। इस तरह की कोई एक और इंटेंजिबल एसेट की मिसाल ले दो, और एक टेंजिबल की। हाँ, गुडविल। कॉमर्स वाले हो ना, है ना, होशियार है बहुत। चलो चलो, टेंजिबल एसेट की मिसाल दो। व्हीकल होती, चलो बैठ जाओ। पहला गोल लॉन्ग शॉट था, दूसरा गोल मिस पे जो है ना लगती थी, तीसरा कौन सा था? मैंने भी नहीं देखा। हाँ भाई, अनकरा मेसी तीसरा गोल कैसे मारा था? हाँ मुझे पता है। चलो, फ्रेंचाइज वगैरह कॉपीराइट तो बहुत जो है ना जज्बाती हुए हैं लोग। ओके भाई, ज़रा बताओ मुझे एक और टेंजिबल एसेट। हाँ हाँ, टेंजिबल एसेट बताओ, टेंजिबल। शटर स्टॉक पे फोटोज बेचते हैं, टेंजिबल कैसे हो गया वो? अरे टेंजिबल ट्रक्स हो गए, बट व्हीकल से, ट्रक से बाहर ही नहीं आ रहे हो भाई, बाहर निकल जाओ गाड़ियों से। फोटो कॉपी मशीन हो गई, मशीनरी हो गई। ठीक है, बस ज़बरदस्त, छोड़ दो। तो मैं अगर इसको समराइज़ करूँ, खुलासा करूँ, तो मैंने आपको सिखाया कि एसिड्स को ना मैं फर्दर बाइफर्केट कर सकता हूँ 2 तरह से, एक बाय नेचर या बाय टाइप, जिसके अंदर मेरे पास आता है टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट, और दूसरी साइड क्या है, बाय क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। अब रिवाइज करवा रहा हूँ। करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो मेरे फाइनेंशियल ईयर एंड के अगले 12 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे। इसमें कैश भी आता है, इसमें स्टॉक भी आता है, इसमें इन्वेंट्री भी आती है, ठीक है, इसमें ऑफिस सप्लाईज आते हैं, इसमें स्टेशनरी आइटम्स आ जाते हैं, वगैरह वगैरह ऐसा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे ईयर एंड के 12 महीने के बाद भी मेरे साथ रहेंगी, जैसे कि मेरी व्हीकल्स हो गई, मेरी लैंड हो गई, मेरी बिल्डिंग हो गई, मेरे प्रेमिसेस हो गए, मेरा कैमरा हो गया, AIT में लाइट हो गई, ये वाला TCL का टीवी हो गया, मेरा आईपैड हो गया, वगैरह वगैरह, सो ऑन सो फॉर। ये मेरा होली लैंड का जो है ना वो माइक हो गया। ऐसा बात समझ आती है? अच्छा, अगली बात, कुछ होते हैं टेंजिबल एसेट और कुछ होते हैं इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है? जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल प्रेजेंस होती है, और इनटेंजिबल जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। अच्छा, नोट्स के अंदर जो है ना वो हमने करंट और नॉन करंट तो लिख दिया है, और टाइप ऑफ एसेट्स के अंदर इसमें लिख देना कि ये है बाय टाइप या क्लासिफिकेशन। जो नोट्स का अपग्रेडेड वर्जन होगा ना, इसके अंदर मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, और वो टेंजिबल इंटेंजिबल वाली बात भी डाल दूंगा। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल वाली बात समझ आ गई ना क्या होती है? इजी इजी है। चलो, करंट एसेट्स। अब आपने क्या करना है, ये करंट एसेट डेफिनेशन पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो, नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो, शाबाश। फिर मैं बताता हूँ, पहले खुद से पढ़ो एक बार। Okay. पढ़ लिया? चलो, क्या लिखा हुआ है? कहता है टाइप ऑफ एसेट्स, करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द शॉर्ट टर्म, यूजुअली विद इन 1 ईयर, जैसा कि कैश इन द ड्रॉअर, यानी कि बैंक या फिर बैंक अकाउंट। अगर फिजिकल ड्रॉअर तो फिजिकल ड्रॉअर, या अगर बैंक अकाउंट है तो फिर बैंक अकाउंट के अंदर रखा हुआ है, ऐसा। अमाउंट ओड बाय कस्टमर, ओड का मतलब क्या होता है? OWED लफ्ज लिखा हुआ है। ओड का मतलब होता है ड्यू, ठीक है। अगर ओड, अब तुम ये डिक्शनरी में लिख सकते हो जो मैंने तुम्हें बनवाई हुई है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। ओड का मतलब होता है क्या? बकिया या ड्यू। अगर ओड बाय अस है, इसका मतलब मुझे पैसे देने हैं। अगर ओड टू अस है, इसका मतलब मुझे पैसे लेने हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। अच्छा, अमाउंट ओड बाय कस्टमर्स,
यानी मुझे कस्टमर से पैसे लेने हैं। जैसे कि इसको मैं क्या कहता हूँ प्यार से, रिसीवेबल कहता हूँ ना, मेरा रिसीवेबल है। तो मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग की दुनिया में इसका अच्छा वाला नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल। क्या नाम होता है बताओ वाला? अकाउंट रिसीवेबल। इसे मैं ट्रेड रिसीवेबल भी कहता हूँ, इसे मैं डेटर्स भी कह सकता हूँ, ऐसा। अच्छा, मेरा माल तिजारत, वो इन्वेंट्री, वो स्टॉक जो मेरे दुकान में पड़ा हुआ है, जो मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, बेचने के लिए रखा हुआ है मैंने, स्टॉक या इन्वेंट्री, गुड्स हेल्ड फॉर रीसेल, वो भी क्या है भाई? करंट एसेट्स। क्या बात समझ आती है? क्लियर है? बोलो बोलो ना। चलो, नॉन करंट एसेट्स वो वाले एसेट होते हैं जिसकी लॉन्ग यूजफुल लाइफ होती है और वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ओवर सेवरल ईयर्स, यानी कि मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर का चश्मा कहाँ लगेगा बताओ? मोर देन 1 ईयर के लिए ऐनक कहाँ लगाऊंगा? ईयर एंड पे लगाऊंगा ऐनक, और ईयर एंड पे देखूंगा अगले 12 महीने में फायदा दे रहा है, इधर आ जा करंट पे। 12 महीने से ज़्यादा पे दे रहा है, चल बेटा उधर चले जा नॉन करंट पे। बात समझ आ रही है? ऐसा। चलो एक सवाल करूं। अच्छा पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डिलीवरी बाइक, टेबल्स, चेयर्स वगैरह वगैरह, ऐसा। चलो सर, जो गुड्स बेच जाते हैं स्टॉक में ईयर ख़त्म होने के बाद, वो करंट है या नॉन करंट? ईयर ख़त्म होने के बाद नहीं कहा मैंने बबलू, कुनान। अब पता नहीं तुम बाजी हो या भाई हो, ये बताओ, फिर उस हिसाब से हम मुखातब करेंगे। कुनान मंसूरी, आपको क्या लगता है कैसी? कुनान लड़का लड़की है? लड़का लग रहा है, मुझे भी लड़का लग रहा है, लड़का है। भाई हूँ सर, चल फिर ठीक है। तो कुनान भाई, मैंने ये नहीं कहा कि ईयर ख़त्म होने के बाद उसको नॉन करंट में ले जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपने 31 दिसंबर 2025 पे ऐनक लगाऊंगा और देखूंगा ये माल क्या मैं अगले साल बेच पाऊंगा। अगले साल डेफिनेटली बिक जाता है, वरना तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, स्टॉक से निकाल देते हैं कि यार ये तो बिक ही नहीं रहा साल भर से। लेकिन नॉन करंट में फिर भी लेके नहीं जाता, क्योंकि ये ऐसे आइटम होते हैं कि आने और जाने वाले आइटम होते हैं, ऐसा। चलो अब एक सवाल है नॉन कॉमर्स वालों से, ठीक है? कॉमर्स वाले कितने थे जरा मुझे रिकॉल कराओ ताकि मैं बाद में पकड़ लूँ। एक एक है ना, और ये अनकरा मेसी और ये हाफिज साहब हैं, और हाँ ये एक और है, ठीक है। बस इनके अलावा बाकियों ने बताना चाहिए, एक और भी हाथ है। एक सवाल करूँ, ऐसी दिल दिल कर रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? अमान। भाई मेरे पास ना एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी ड्राइविंग बहुत बुरी, तो कोई मजाक नहीं उड़ाना। ये मेरे पास एक गाड़ी है। अबे गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी को बुरा लग गया, मैं तो बिल बनाऊंगा। अबे यार मेरी गाड़ी बनाने से गाड़ी को बुरा लग गया। चलो आ गई। पीप पीप, ये इसकी ना लाइट है इम्पोर्टेड। डन। ये क्या है? ये गाड़ी है, ये है गाड़ी। डन। अच्छा, और ये हूँ मैं, और वो दूर से खड़ा हुआ है कौन? अमान। अच्छा, अमान बोलता है हुदैत भाई आप मुझे अपनी गाड़ी जो है ना वो भेज दें 50,000 रुपये में। चलो 5 लाख कर दें, थोड़ी वैल्यू बढ़ा देते हैं, 5 लाख रुपये में गाड़ी भेज दें। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अमान ने कहा हुदैत भाई मेरे पास 5 लाख रुपये एक साथ नहीं है, मैं जो हूँ वो आपको 5 किस्तों में दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने बोला पहली किस्त दूंगा 1 साल के आखिर में, दूसरी किस्त दूंगा 1 साल 2 साल के आखिर में, तीसरी किस्त दूंगा 1 साल के आखिर में, चौथी किस्त दूंगा अगले साल के आखिर में, और 5वीं किस्त दूंगा अगले साल के आखिर में। और ये बात मुझे कर रहा है किस्तों की ऐसे। उसने बोला देखो भाई मैं आपको किस्त दूंगा 31 दिसंबर 25, 26, 27, 28, 29। अच्छा, मेरा कारोबार स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2025 को। इसने बोला भाई 1 लाख मेरे से यहाँ ले ले, 1 लाख यहाँ ले लो, 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 और बगैर सूद के आप मुझे 5 सालों में 5 लाख रुपए पे अपनी गाड़ी बेच दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। अच्छा, अगर टाइमलाइन बनाऊँ तो ऐसे बनेगी, ये 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2027, 31 दिसंबर 2028, 31 दिसंबर 2029, 31 दिसंबर 2025, 31
दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2027, 31 दिसंबर 28, 31 दिसंबर 29, ऐसा पक्का। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ आज भी वहीं 31 दिसंबर 2025 पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे बताना है कि मेरे पास कितना पैसा करंट एसेट में जाएगा और कितना पैसा नॉन करंट एसेट में जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा? देखो, एक किस्त तो मुझे यहाँ मिल गई, एक किस्त तो मुझे यहाँ मिल चुकी है, ऐसा, तो ये वाली किस्त तो मुकम्मल हो गई। अब मुझे बताओ अपना अमान, तुम बताओ, से तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे पास 31 दिसंबर 2025 को खड़े होके अगर मैं, ये तो मेरे पास कैश में आ गया ना, ठीक है, ये तो मेरे पास कैश में आ गया। अगर 31 दिसंबर 2025 को खड़े होके मैं कहूँ कि मेरे पास करंट रिसीवेबल कितना आएगा और नॉन करंट कितना आएगा, तो तुम क्या कहोगे? नहीं, कैश चला गया ना, करंट रिसीवेबल कितना आएगा और नॉन करंट रिसीवेबल कितना आएगा? करंट रिसीवेबल में फोल्ड आएगा, यानी कि अगले 12 महीने मुझे 4 लाख रुपए मिल जाएंगे, 4 सालों में मिलेंगे। नहीं, मैंने तो कहा कि मैंने ऐनक लगानी है, ऐनक बनाओ, ऐनक के बगैर तुम पागल हो जाओगे। मैंने ऐनक लगानी है 31 दिसंबर 2025 पे, और 26 तक खड़े होके ना लाइन लगा दी है, देखो लाइन लग जा, लाइन लग गई हूँ, लाइन लग गई है भाई, लाइन लग गई है। अब अगर मैं देखूं कि 31 दिसंबर 2026 तक मुझे कितने पैसे मिल पाएंगे? 1 लाख। तो 1 लाख क्या है? करंट। तो 31 दिसंबर पे खड़े होके जो मुझे करंट एसेट में लेके जाना होगा, यानी कि करंट रिसीवेबल, तो वो कितना होगा? 1 लाख। और नॉन करंट कितना होगा? 4 लाख होगा? 3 लाख। ज़बरदस्त। चलो अगला सवाल। मैं खड़ा हुआ हूँ 31 दिसंबर 2026 पे, मोहतरमा जी आप बताएं, आपका नाम? नहीं, बराबर में, हाँ, नाम? मिनाहिल। मिनाहिल, ज़रा मुझे बताओ कि 31 दिसंबर 2026 में मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब मेरे करंट रिसीवेबल कितने होंगे, नॉन करंट रिसीवेबल कितने होने चाहिए? ऐनक कहाँ लगानी है? ऐनक क्या लगानी है? और ऐनक कहाँ तक की लगानी है? 27 तक के लिए ऐनक लगानी है। चलो लगा दी, तुम्हारे लिए ऐनक भी लगा के दे दी। और बोलो, अब बोलो 27 तक कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 लाख मिल जाएंगे। और कितने पैसे मुझे 27 के बियॉन्ड मिलेंगे? भाई तुम लोगों का नाम क्या मिनाहिल है? घर में अम्मी अब्बू क्या मिनाहिल के नाम से बुलाते हैं? बहन से पूछ रहा हूँ, सारे भाई पीछे भाई इज्तिमाई तौर पे। अभी इस गरीब से पूछ रहा था तो उस गरीब का साथ किसी ने नहीं दिया है। चलो आ जाओ। बोल तो अच्छा है, मरने दो उसको, जलील होने दो। हाँ चलो, राधे मोहन, हाँ तुम देखो पहचान गए ना राधे मोहन के नाम से। देखी तेरे नाम? तेरे नाम नहीं देखी? तुम्हें बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं देखी तेरे नाम? तेरे नाम देखी है? नहीं देखी? आज जाके देखना, ठीक है। उसका सिर्फ तुम ना वो पोस्टर देखना, देखो लग रहा है ना राधे मोहन? देखो पीछे मुड़ के देखो, अरे देखना पीछे मुड़ के, लग रहा है ना राधे मोहन, है ना? लग रहा है ना? अब मजाक नहीं उड़ा रहा, लगी है तुम, ठीक है, लग रहा है, ठीक है, मैंने देखी है, ठीक है। वो भी ऐसे करता ना, और इसकी कॉपी बनाई थी वो पाकिस्तानी ना सिकंदर सनम ने, वो भी ऐसे ही पोस्टर था, बिल्कुल लग भी वैसे ही रहे हो फुल, ठीक है। चलो राधे मोहन, ज़रा तुम मुझे ये बताओ कि मैं 31 दिसंबर 2028 पे खड़ा हूँ, ठीक है, लाल पेन कर लेता है। मैं 31 दिसंबर 2028 पे खड़ा हूँ, तो ऐनक लगा लूँ यहाँ पे? ऐनक लगा ली। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 2028 में मैं करंट पोर्शन में कितना लेके जाऊँ और नॉन करंट में कितना लेके जाऊँ? करंट में 1 लाख। ओ भाई करंट लग गया भाई को, राधे मोहन को जज्बात ही आ गया, जज्बात हो गया। और नॉन करंट में? अच्छा चलो 1 लाख मिल चुके थे, ठीक है। अच्छा 26 पे खड़ा हुआ हूँ तो अच्छा मुझे ना इसको यहाँ करना चाहिए था, ऐसा यहाँ करना चाहिए था ना, मुझे यहाँ करना चाहिए था ना। करंट में मुझे 1 लाख और नॉन करंट में कितना मिलना चाहिए था? अरे नहीं यार, 25 पे मैं खड़ा हूँ, लाख मुझे मिल गए, ठीक है। लाख अगले महीने मिलने हैं, 26 में मिलने हैं, फिर 27, 28, 29 कितने हो जाएंगे? 3 लाख, ठीक है। और यहाँ होना चाहिए था कितने? तुम लोगों ने गलत करवा दिया यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ
मैं बोलूँ लाख रुपए बच कैसे गए पीछे, ये 4 लाख हो जाएगा ऐसा? नहीं, 1 लाख मिल गया तो 3 लाख, सही किया था मैंने। चलो आ जाओ, अब मुझे बताओ, मैं 26 पे खड़ा हूँ, 26 पे खड़े होकर अगर मैं देखूँ तो मुझे 27, 28, 29 में पैसे मिलने हैं। हाँ, 27 में मिलने वाले 1 लाख करंट और 28, 29 में मिलने वाले नॉन करंट। 27 पे खड़ा हुआ हूँ मैं, 27 पे खड़ा हूँ, आपसे आ जाओ उधर। मैं 27 पे खड़ा हूँ, 28 में मिलने वाले पैसे मेरे पास और 29 में मिलने वाले पैसे मेरे पास, ऐसा 1 लाख और 1 लाख, सही तो कराया था बाजी ने। अच्छा, फिर अब मैं 28 में खड़ा हूँ, 28 में खड़े होकर अगर मैं देखूँ तो 29 में मिलने वाले पैसे मेरे पास करंट, और कुछ पैसे बचे मिलने के लिए, नॉन करंट में कितने आएंगे? बात समझ आ गई? तो ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन मैंने जानबूझ के करी है ताकि आपको ये ख्याल हो, असेस करना आ जाए कि मेरे पास करंट पोर्शन में कितना जाएगा और नॉन करंट में कितना जाएगा। इसी कंपटीशन आपसे करवाएगा कभी भी नहीं, इसी कंपटीशन आपसे करवाएगा कभी भी नहीं। ये जो मैंने न्यूमेरिकल करके दिखाया ना कि आप इधर जाओ उधर लेकर आओ 12 महीने चेक करो, ये आपसे एग्जाम में नहीं करवाएगा। लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर करंट एसेट में जा रही है तो क्यों जा रही है, नॉन करंट एसेट में जा रही है तो क्यों जा रही है। सवाल कर लो मुझसे, सवाल कर लो। बाजी, नाम? मुसीरा, इतना मुश्किल नाम, इसका मतलब क्या है? जन्नत की हवा। चलो अच्छा, हवा ज़रा मुझे बताओ, अल्लाह भला करे कि सवाल करो, क्या पूछ रही थी इससे? 1 लाख मुझे यहाँ मिल गया, 1 लाख यहाँ मिल गया, 1 लाख यहाँ मिल गया, 1 लाख यहाँ मिल गया, 4 लाख, और एक मुझे मिल गया था 5 लाख पहले से कैश में, ऐसा? चलो आ जाओ, डन, बढ़ जाऊँ आगे। एसेट्स हो गए। गलत है कहना, मतलब वो बचपन में हम जाहिलों की तरह बोलते थे करंट एसेट और फिक्स एसेट, लेकिन फिक्स एसेट वैसे यूजुअली कहा जाता है, लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है फिक्स एसेट रजिस्टर निकाल दो, फिक्स एसेट बता दो कितने आ रहे हैं, लेकिन जो इसका असल नाम है ना, वो नाम है मेरे पास क्या, बोलो भाई, नॉन करंट एसेट। 1 लाख जो मिल गया वो करंट एसेट है, जो ईयर के एंड में मिले वो मेरा कैश बैलेंस आ गया ना, वो मेरा करंट एसेट ही हो गया, ऐसा। और जो मुझे अगले साल में मिलना है वो मेरा करंट एसेट है, वो रिसीवेबल के नाम से आएगा, नाम अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हुआ कोई इसमें? हाँ, नहीं, करंट ही है, गुड्स हैं, गुड्स करंट एसेट होते हैं हमेशा। नहीं नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम फर्नीचर जो है ना वो सेल कर रहे हो, वो कह रहे हैं फर्नीचर मेरे करंट एसेट है, बायर के लिए नॉन करंट एसेट है और सेलर के लिए करंट एसेट्स हैं। अच्छा सवाल किया है, वो कह रहे हैं फर्नीचर की दुकान पे जाता हूँ, तो आप कह रहे हो फर्नीचर उसके लिए करंट एसेट है क्योंकि उसके लिए गुड्स हैं, और जो बायर है, जो हम जो कस्टमर्स हैं, हमारे लिए नॉन करंट एसेट है। ऐसा ही है, ऐसा क्यों है? जो इसकी दुकान तुम खड़े हुए हो फर्नीचर की, तो क्या फर्नीचर सजा के रखेगा 1 साल, मट्टी खाने देगा, धूल लग जाएगी, चलो पॉलिश भी करा लिया, तो क्या वो 1 साल बाद वो वाला डिजाइन आउटडेटेड नहीं हो जाएगा? ऐसा ही है ना, मार्केट में नई नई चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती हैं। मोबाइल की मिसाल ले लो, कितने मॉडल निकलते रहते हैं, हर 3 महीने बाद टेक्नो इन्फ्लुएंस कोई ना कोई नया मॉडल निकाल रहा होता है, तो जो इन्वेंट्री होती है ना दुकानदार के पास, वो हमेशा करंट होती है, वो 12 महीने में बिक जाती है। लेकिन अगर वही मोबाइल फोन मैं लेकर आ रहा हूँ अपने पास, अगर वही फर्नीचर मैं अपने घर में लेकर आ रहा हूँ, तो क्या मैं हर जो है ना 3 महीने बाद अपना बिस्तर चेंज करता रहूंगा? फिर उस पर नींद एडजस्ट करने में टाइम लगता है, वही है ना। तो फर्नीचर से तो फिर इंसान चलाते 4-4 साल, 5-5 साल, इन सब के 10-10 साल चलते हैं। ठीक है, एक मैट्रेस मुझे याद है, हमारे जब मैं बहुत पुराने वो जो 5 स्टार वाले घर में रहता था, उस वक्त आया था वो मैट्रेस, वो तकरीबन कोई 2005-6 के उसमें आया होगा, वो अब तक चल रहा है। अब जाके ना उसके स्प्रिंग निकलना शुरू है, वो इतना पायदार मैट्रेस, अब वो करीबन 20 साल चल गया, वो एक सिर्फ सिंगल बेड का मैट्रेस। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए तो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ऐसा। और दुकानदार के लिए करंट, क्योंकि उसने वो बेचा, फिर नया माल आया, फिर वो बेचा, फिर नया माल आया, वो बेचा, माल आता रहता है, जाता रहता है। बात समझ आ रही है? ओके। जब एसेट सेल करते हैं तो वो इनकम होती है जी, जब गुड सेल करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने एक इनकम कमा ली, ऐसा हो गया। चलो ज़बरदस्त, एसेट समझ आ गया पक्का। एसेट में किसी का कोई सवाल? इतनी तेज़ बोले, रॉ मटेरियल किस में आएगा? चूंकि मैं तेज़ बोलता हूँ, मैं तेज़ सुन सकता हूँ। रॉ मटेरियल भी एसेट्स में आएगा। रॉ मटेरियल क्या होता है बताओ ज़रा? रॉ मटेरियल होता है किसी प्रोडक्ट को अगर मैं बना रहा हूँ तो उसके लिए जो मैं मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ इनिशियली, उसे मैं रॉ मटेरियल कहता हूँ।
यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगता है, उसमें कुछ लेबर लगती है और कुछ चीज़ें लगती हैं, तो फिर वो मेरे पास एक प्रोडक्ट बन के आती है। डन। सर कैश करंट एसेट है, हाँ, अगर 1 साल के बाद वो प्रॉफिट नहीं तो करंट हो, नॉन करंट हो जाएगा, नहीं कैश करंट ही रहेगा। सर अगर एक एसेट नहीं बिका 1 ईयर में तो वो डेड स्टॉक में आएगा। अब ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। ये चैप्टर इंशाल्लाह जब हम इन्वेंट्री का पढ़ेंगे ना, IS2 इंशाल्लाह हम वहाँ सीखेंगे। उसमें होता क्या है, डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी होती है और डिफरेंट कंपनी के पास डिफरेंट गुड्स होते हैं, ऐसा। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसपे कंपनी पॉलिसी बनाती है कि यार ये अगर जो है ना इसको पड़े पड़े 90 दिन हो गए और ये 90 दिन में नहीं बिका तो हम इस पर एक प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, क्लॉज बुक कर देंगे। अगर ये 180 दिन में नहीं बिका तो भाई इस पे हम 50% नुकसान बुक कर लेंगे। अगर 360 दिन हो गए ये नहीं बिका तो हम इसको अपनी स्टॉक से निकाल के खर्चा बुक कर लेंगे, हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री की प्रोविजनिंग कहलाती है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंस पे चला जाएगा। हम बोलेंगे हमारा नुकसान हो गया, हमारी इन्वेंट्री नहीं बिकी। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में आम रखा हुआ है, आम तुमने नहीं खाया, आम सड़ गया, अम्मी ने बहुत गालियाँ दी, अब आम निकाल के तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या तुम्हारी लायबिलिटी हो गई? क्या हो गया तुम्हारा? नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस में जाता है, ऐसा। डन। बढ़ जाए आगे। सारे मेडिकल, नॉन कॉमर्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, सिलाई कढ़ाई सब साथ हैं, सब साथ हैं, पक्का। चलो, किसी का कोई सवाल नहीं ऑनलाइन वालों में से? इतना अच्छा समझ आ गया क्या? अब टाइम इतना लगा दिए, आधी क्लास तो बकाया एसेट पे निकल गई आज। ठीक है, चलो। लायबिलिटी, अगर किसी को एसेट की डेफिनेशन याद है ना तो लायबिलिटी उसके लिए कुछ भी नहीं है। लायबिलिटी उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब जितना डब्बा बना रहा हूँ उतना डब्बा पढ़ना है, डब्बे के आगे कुछ नहीं पढ़ना। इधर आ जाओ, श्यूं डब्बा बन गया। लायबिलिटी क्या है? एसेट क्या था? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। लायबिलिटी में क्या कह रहा है? अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी या इंसान। वहां क्या था? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ऐसे ही था। तो ये क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अच्छा, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, वहां क्या था कि एसेट मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा। यहाँ क्या है कि मुझे कोई ना कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? मेरे ऊपर आज की तारीख में एक ऑब्लिगेशन है, मेरे ऊपर आज की तारीख में एक जिम्मेदारी है कि मुझे इकोनॉमिक रिसोर्स को ट्रांसफर करना है। और इकोनॉमिक रिसोर्स में क्या आता है? यूजुअली या तो पैसा आता है या तो माल आता है, ऐसा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये तो सेम है, नो डिफरेंस। अब आओ उस पर बात कर लो। लायबिलिटी क्या है? आपने सुना होगा ना, यार लायबिलिटी कितनी है तुम्हारी, यार मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी है, मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी है, यार ये उसकी लायबिलिटी है उसने दी नहीं, यार मैं लायबल हूँ कि मैं तुम्हारा काम करके दूंगा। लायबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल, ऐसा ही है ना। तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि मेरे ऊपर कोई बोझ है, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है जो मुझे फुलफिल करनी है। एसेट में क्या था? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। हम सबको ज़बानी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। लायबिलिटी भी आज इंशाल्लाह ज़बानी याद करके उठेंगे। लायबिलिटी क्या है? अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी या इंसान, आज की तारीख पे मुझ पे, हुदैद वसी पे एक ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स, कि मुझे अमान को कुछ पैसे चुकाने हैं, मैंने इससे उधार लिया था और इसलिए ये मेरी लायबिलिटी है। अब मुझे बताओ, एक ट्रांजैक्शन मैं तुम्हारे सामने रखी कि मैंने अमान से 30,000 रुपये उधार लिए, क्या ये मेरी लायबिलिटी है? क्यों? क्योंकि मुझ पे आज की तारीख में ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। मैं इसको क्या रिसोर्स ट्रांसफर करूंगा? पैसा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या हुआ था? मैंने सुधार लिया था, ऐसा। लायबिलिटी क्लियर हो गई, 0 मीटर हो गई। अच्छा ओके, तुम्हारा नाम क्या? वाइट शर्ट हसीब। हसीब भाई मुझे बताओ, मैंने बैंक से एक लोन लिया, ठीक है, क्या ये मेरी लायबिलिटी है या मेरा एसेट है? लायबिलिटी है। बैंक से लोन लेना मेरी लायबिलिटी क्यों है? ये 3 बातें जरा मुझे बता दो। नहीं ऐसा बताओ, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, एज अ पास्ट इवेंट, ये तीनों चीजें ना मुझे इस ट्रांजैक्शन के ऊपर रख के बताओ। हम पे जिम्मेदारी है आज की तारीख में कि मुझे बैंक का लोन पे करना है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगला, नहीं टू ट्रांसफर इन इकोनॉमिक रिसोर्स, ये बताओ पहले। यानी कि मुझे बैंक को लोन वापस करना है इन द फॉर्म ऑफ
कैश मनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में हम लोन से लोन दिया था। ऐसा सर जिसको आप कार सेल करते हो वो पहली किस्त देने के बाद अल्लाह को प्यारा हो जाए फिर उसके लवाहिकीन देंगे। ऐसा ही है, छोड़ेंगे थोड़ी, निकलवा लेंगे। डन। चलो देना होता है, देना होता है, लेना नहीं होता। लेना है तो वो एसेट है तो वो रिसीवेबल बन जाएगा, और अगर लेना है तो हाँ लेना है तो वो रिसीवेबल बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, और अगर देना है तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। ऐसा। चलो एक अच्छा सवाल किया है इन्होंने, तो हम इसकी कदर करते हुए एक चीज़ यहाँ पे बना देते हैं थोड़ी सी, ताकि आपके भी काम आ जाए। आईपैड मस्ती क्यों कर रहा है? टच नहीं चल रहा, बेचारा नाराज़ हो गया मुझसे। रिकॉग्नाइज कर ले भाई, मैं ही हूँ। चल गया चल गया, नहीं चल रहा भाई ना, ठीक है। अच्छा इसको आसान करके लिखते हैं। आपका नाम क्या था बेटा? पैसा, ठीक है। पैसा अलिफ से आता है, हे से आता है? हे से आता है, सही है। लेना है या देना है? अगर लेना है तो कहाँ जाएगा? एसेट में, लायबिलिटी में? एसेट में, एसेट्स में जाएगा, ठीक है। और देना है तो लायबिलिटी में जाएगा। अगर एसेट में जाएगा तो उसका नाम क्या रखूँगा? अकाउंट रिसीवेबल। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल। और अगर लायबिलिटी है यानी कि पैसा देना है तो अकाउंट पेबल। चलो रिगार्डलेस कुछ भी हो, रिगार्डलेस कुछ भी हो, 12 माह के अंदर, 12 माह के बाद, ज़रा बताओ 12 माह के अंदर देना है या लेना है? तो करंट, डिपेंड करता है एसेट या लायबिलिटी जो भी है। और 12 माह के बाद या एसेट। ऐसा पक्का शक्का हो गया? अब तो क्लियर हो गया। चलो ज़बरदस्त, समरी भी आ गई हमारे पास। लायबिलिटी पे आ जाओ। आ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, आ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लायबिलिटी में ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र करना हो। ऐसा अमान भाई ने बोला मुतैद भाई आप PS5 बेचते हैं सुना है? मैंने कहा हाँ बेचता नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इसने बोला मुझे अपने गेमिंग जोन के लिए 50 PS5 स्लिम पहुँचा दें। मैंने कहा ठीक है पैसा लगा दो। इसने बोला ये लो 100% एडवांस दे दिए। अब क्या मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं है? है। लायबिलिटी है मेरे पर क्या? हाँ। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। किस बात की? टू ट्रांसफ़र 50 PS5 स्लिम टू अमान फॉर हिज गेमिंग जोन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में क्या हुआ था? इसने ऑर्डर दिया था और मुझे 100% एडवांस दे दिया था। सवाल आया था, आपका सवाल करो। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। वो पता है क्या होगा? उसकी 2 टांगें होंगी। देखो हर ट्रांजैक्शन की 2 टांगें होती हैं, इसे हम कहते हैं 2 लेग्स होते हैं, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन की 2 टांगें होती हैं, 2 लेग्स होते हैं, दोनों जगह जाता है इम्पैक्ट। इसे हम कहते हैं डबल एंट्री। जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो वो किस बेसिस पे करते हैं? हम डबल एंट्री के बेसिस पे करते हैं, यानी कि एक लेग इधर जाता है, एक लेग उधर जाता है। और कहाँ जाता है? ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, 2 लेग्स एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन के अंदर होते हैं, और वो 5 में से किसी 2 जगह जा रहे होते हैं, 3 जगह जा रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेग्स होते हैं। अच्छा अगर इसने कहा मैंने बैंक से लोन लिया, तो ये लोन लेना मेरी क्या है? लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी में चला गया, लेकिन मेरे पास पैसा भी तो आया है, तो कैश मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। डन। कंट्रोल करता हूँ, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। पास्ट में क्या हुआ था? लोन लिया था तो एसेट आया था। ऐसा ज़बरदस्त हो गया। चलो
लोन समझ आ गया, लाइबिलिटी समझ आ गई, मुश्किल तो नहीं है। अब इसको रीड कराना स्टार्ट कर दूँ, आ जाओ आगे। इन सिंपल टर्म्स आर लाइबिलिटी इज समथिंग दैट द बिजनेस ओज टू समवन एल्स। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है भाईजान, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पे करना है। इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि मुझे या तो इसको पैसा देना है, हमने डिस्कस कर लिया, या तो मुझे इसको PS5 स्लिम देना है, हमने डिस्कस कर लिया। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया मैंने, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए गया, और उसने बोला डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है, 3 घंटे बाद आएंगे, ये लो पर्ची, आपका नंबर 21 और बैठ जाओ। अच्छा मैं बैठ गया। अब क्या डॉक्टर साहब के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई लाइबिलिटी है क्या? है नहीं है? है क्या कि उन्होंने मुझे सर्विस देनी है, उन्होंने मुझे देखना है। आप किसी बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो ना, अगर बड़े डॉक्टर का किसी, तो 3-3 महीने बाद के मिलते हैं भाई, 3-3 महीने बाद के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। मैंने एक दफ़ा आ खान कॉल की, कोई फीमेल डॉक्टर है बच्चों की ना, स्पेशलिस्ट है, तो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल की। मैंने कहा भाई मुझे अपने बेटे को दिखाना है, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्होंने बोला सर ये 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको। कैन यू इमेजिन, 3 महीने बाद का। और अज्यूम कर लो कि अगर वो कहते हैं कि नहीं 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट भी जब भी मिलेगा जब आप पैसे दोगे एडवांस। अब मैंने लेट से आ खान को एडवांस पैसे जमा करा दिए, ठीक है, मेरे पास पक्की पर्ची भी आ गई, ऐसा होता नहीं है, तो हाथ का पैसे जमा कराना होते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने आ खान को एडवांस पैसे जमा करा दिए। अब क्या आ खान हॉस्पिटल के ऊपर कोई लाइबिलिटी है या नहीं है? है क्या कि वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करेंगे? ऐसा बात समझ आ रही है? तो इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने में मनी भी आते हैं, गुड्स भी आते हैं, सर्विस भी आती है। पास्ट इवेंट, पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा? हाँ, पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा? मैंने जाके क्या किया होगा, बोलो भाई? लोन लिया होगा, ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो, शाबाश। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 भी आपने पढ़नी है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपने पढ़नी है, दोनों चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। यार टाइप सी के चार्जर पड़ा किसी के पास है? नहीं? अरे 8% बैटरी रह गई है। वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। सर अगर काइट साहब को सबक नहीं सुनाया तो मेरी लाइबिलिटी है? देखो मस्ती कर रहा है यार ये। काइट साहब को तुमने कुछ ट्रांसफ़र थोड़ी करना है, हैं? कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफ़र थोड़ी करना है। हाँ, काइट साहब की फ़ीस लेके तुम अगर शार्ट हो गए हो तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। डन? पहली एग्जाम्पल पढ़ ली? हाँ जी, किसी को पहली एग्जाम्पल में कोई मसला? हाँ जी, सबने पढ़ ली है? पक्का पढ़ ली सबने? हाँ पढ़ ली एग्जाम्पल, समझ आया? ओके की रिपोर्ट है? हाँ भाई तुम लोग भी ज़बरदस्त। दूसरी एग्जाम्पल पढ़ ली? पढ़ो जल्दी से, पढ़ो जल्दी से, पढ़ो, शाबाश। मस्ती का सवाल आया दोबारा। हाँ बोल भाई। अगर कमेटी डाली है नहीं BC डाली है? हाँ BC 12 महीने की है। अब देखो BC के हिसाब किताब समझाता हूँ भाई। किसी ने ना कमेटी डाली है, BC डाली, और लेट से दूसरा नंबर निकल गया, जनवरी से दिसंबर की BC 12 महीने की, 50,000 पर महीने पे 7-6 लाख की BC है, ठीक है। अब आपका निकल गया दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में मतलब क्या है, आपने 6 लाख रुपए की कमिटेड अमाउंट में से 50,000 पे कर दिए, तो और आपको 6 लाख रुपए फरवरी में मिल गए, ऐसा। अब ये 6 लाख रुपए जो है ना वो आपने क्या करने हैं, अगले 11 महीनों में पे करने, पे ऑफ करने। 50 आप खर्चो क्यों, और बाकी 5.5 लाख रुपए पे करोगे। तो जो 5.5 लाख रुपए आपने पे करने हैं, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, ऐसा। अज्यूम कर लो BC 12 महीने की है, 12 महीने की नहीं 24 महीने की है, ठीक है। अब आपको 50,000 पे कितने मिलेंगे, 12 लाख रुपए, ऐसा ही ना। 5×60 6 लाख, और 6 लाख 12 लाख। पहले साल के दूसरे महीने में आपकी BC निकल गई, आप कितने दे चुके हो?
50,000 दे चुके हो, 12 लाख आपको मिल गए, यानी कि आपको 11,50,000 रुपये वापस करना है। अब 11,50,000 रुपये में से इस साल के अंदर तुम्हें 5.5 लाख देने थे, कितने देने थे? 5.5 लाख देने थे। तो 5.5 लाख रुपये तो तुम्हारे इसी साल में चले जाएंगे ना, मसला नहीं है। अब दिसंबर पे खड़े होकर तुम देखोगे कि अगले 12 महीने में कितने पे करने हैं, बाकी के 6 लाख रुपए पे करने हैं। वो तुम्हारी क्या है? करंट लायबिलिटी है। करंट है ना बेटा। एक इस साल के आखिर पे खड़े होकर देखूंगा, इस साल जो पे किया वो तो किया, वो तो इस साल का है। अब इस साल के आखिर में खड़े होकर देखूंगा अगले 12 महीने में क्या पे करना है। हाँ, अगले 12 महीने में जो पे करना है वो सारा का सारा क्या है? करंट। इस साल के आखिर पे खड़े होकर एनक लगाई, 2025 के एंड पे खड़े होकर एनक लगाई, 2026 में देखा कितना पे करना है, सारा का सारा करंट। चलो केस नंबर 3, 50,000 रुपये पर मंथ की बीसी है और 3 साल की बीसी है। अब कितने साल, कितने महीने, कितने की हो गई? 18 लाख रुपए की। ऐसे ही ना, 50,000 3 साल पे 18 लाख। पहले साल के दूसरे महीने में तुम्हारी बीसी निकल गई, तुम्हारे पास 50,000 रुपये तुमने पे कर दिए और तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए? 18 लाख रुपए आ गए ना। बीसी तो पूरी निकलती है ना, 18 लाख रुपए आ गए। अब तुम्हें इस साल के आखिर में कितने पे करना है? 5.5 लाख पे करना है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। इस साल के आखिर पे अगर तुम खड़े होकर देखो कि तुम्हें अगले साल कितने पे करना है? 6 लाख। 6 लाख क्या है? करंट लायबिलिटी। और उससे अगले साल जो पे करना है वो 6 लाख क्या है? वो नॉन करंट है। बात समझ आ गई? अब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छे सवाल, कभी कभार ये अच्छे सवाल करता है तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट और फ्रेश हो जाता है। ऐसा डन, पक्की शक्की बात है। ये पढ़ ली एग्जाम्पल। अगर बीसी खुल गई तो आखिरी बीसी खुली है तो अल्लाह आपका भला करे, ये भी आपकी कमिटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपने कमिट किया है कि आई एम लाइबल टू पे यू 50,000 रुपये पर महीना फॉर 36 मंथ्स। डन। तो आपकी एक जगह लाइबिलिटी भी है और आपका एक जगह रिसीवेबल भी है, क्योंकि जिस कमिटी वाले से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है, उसको आपने कहा है कि मैं आपको हर महीने 50,000 रुपये दूंगा, ये मेरी लाइबिलिटी है। और आपकी किताबों में एक रिसीवल आ रहा होगा, वो तीसरे साल के एंड पे वो नॉन करंट एसेट में रिसीवल आ रहा होगा, रिसीवल फ्रॉम बीसी आंटी, ठीक है। और ये आ रहा होगा आपकी करंट लाइबिलिटी में भी आ रहा होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में भी आ रहा होगा कि भाई मुझे पे करना है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? बीसी की अकाउंटिंग हमने डिस्कस कर ली। डन हो गया? अगर हमने गुड्स जो है वो बाय किए हैं, गुड्स बाय किए हैं, तो पेमेंट जो करनी है वो तो हमारे पास लायबिलिटी है, लेकिन गुड्स हमारे पास एसेट होगा। एसेट होगा। डन। बढ़ जाओ आगे। ये दोनों एग्जांपल्स पढ़ लिए आप लोगों ने? ये दोनों मैंने पढ़ाई है, मैंने चाह रहा था आप खुद रीड करो एक बार। कर ली रीड? बढ़ जाओ आगे। शाबाश शाबाश पुट, शाबाश। चलो, टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। कहता है लाइबिलिटीज की कितनी इकसाम होती हैं? अगेन वही वाली बात, जो 12 महीने में पे करनी है वो करंट, और जो 12 महीने के बाद पे करनी है वो ऐसा। आओ रीड करने। क्लियर है? अच्छा, कौन कौन सी लायबिलिटी 12 महीने के अंदर पे करनी पड़ सकती हैं? ये जो मैंने आपको लिख के दिया ना इधर, ये दिख रहा है आपको, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल। इस अकाउंट रिसीवेबल का एक और नाम भी होता है जिसे मैं कहता हूँ ट्रेड रिसीवेबल। इसका एक और नाम भी होता है जिसे मैं कहता हूँ डेटर्स। इसी तरह से इसका एक और नाम भी होता है जिसे मैं कहता हूँ ट्रेड पेबल। इसका एक और नाम भी होता है जिसे मैं कहता हूँ क्रेडिटर्स। ऐसा। चलो एग्जाम्पल कहता है क्रेडिटर यानी अकाउंट पेबल। मैंने किसी से माल उधार पे ख़रीदा है, अब मुझे उसको 12 महीने के अंदर अंदर पैसा वापस करना है। ये क्या है? करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, मैंने कुछ 6-8 महीने के लिए बैंक से लोन पकड़ लिया, ये भी क्या है? करंट लायबिलिटी। अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस बेसिकली होते हैं, ये अक्रूड का लफ्ज़ जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके समझाऊंगा। इस अक्रूड के लफ्ज़ को ना हाईलाइट करके रख लो, और जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ना तो फिर मैं आपको इस अक्रूड का मतलब समझाऊंगा, आज नहीं समझाऊंगा, ठीक है। जब मैं ये लो हाईलाइट कर दूंगा समझ जाना कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होगा। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस जो आप पे वाजिबुल अदा हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया। जैसे कि आपने रेंट के घर में आप उस महीने रह चुके हो लेकिन आपने रेंट अब तक उस महीने का नहीं दिया, यानी कि आप पे वाजिबुल अदा वो हो चुका है, आपने बेनिफिट ले लिया है, आपने बेनिफिट ले लिया है लेकिन आपने पे नहीं किया। अक्रूड का मतलब बेसिकली होता है ड्यू। अक्रूड का बेसिकली मतलब होता है ड्यू। अब मुझ पे ड्यू हो चुका है कि मुझे रेंट पे करना है लेकिन मैंने पे नहीं किया, वो भी तो लायबिलिटी है। ऐसा है ना भाई, मालिक मकान का किराया मैंने पे नहीं किया तो मुझ पे क्या है? ये लायबिलिटी है। डन। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना दिसंबर का मैंने पे करा जनवरी के अंदर, तो दिसंबर की लायबिलिटी मैंने जनवरी के अंदर
पे कर दी। अब लाइबिलिटी कब की है, दिसंबर की जनवरी की, दिसंबर की, डन। नॉन करंट पे आ जाओ, कहता है लाइबिलिटीज दैट नीड टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। ये रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड। ऐसा एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, कहते हैं बहुत सालों में पे करना है, तो बहुत सालों के लिए मैंने बता दिया आपको, अगले 12 महीने में कुछ पे करना, तो वो सारा का सारा करंट लायबिलिटी, और वो जो उस 12 महीने के बाद पे करना है वो सारा का सारा नॉन करंट लायबिलिटी। लीज ऑब्लिगेशन, लीज ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, लीज पे कोई चीज ले ली, रेंट पे कोई चीज ले ली। ऐसा अब अमान ने जो मुझसे गाड़ी ली थी वो लीज पे ली थी, ठीक है, किस्तों पे ली थी, इंस्टॉलमेंट पे ली थी बेसिकली, तो मैंने किस्तों पे इसको गाड़ी बेची थी। बात समझ आ रही है। तो अब अगर मुझे कुछ 10 साल के लिए मैंने ऑफिस का स्पेस जो है रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया है, तो वो मेरी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन इसके अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि जो 1 साल के अंदर पे करना है वो सारा का सारा करंट लायबिलिटी, 1 साल के बाद का सारा नॉन करंट लायबिलिटी। बॉन्ड पेएबल, ये बॉन्ड भी कुछ चीज़ होती है, सुना है ना आपने, जो बॉन्ड निकलते हैं, प्राइस बॉन्ड होते हैं, दूसरे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। जब हुकूमत को बेसिकली आपसे पैसा चाहिए होता है ना, तो वो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, और आपको कहती है भाई ये 100 रुपये वाला बॉन्ड है, ठीक है, इस पे लेट से हम आपको हर साल 10% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, और 5-6 साल के एंड पे आपको हर साल 10 रुपये मिलते रहेंगे, 50 रुपये आपके इंटरेस्ट के हो गए और आपके 500 रुपये ओरिजिनल हो गए, तो आपको 5 साल के एंड में 550 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है ना वो बॉन्ड हुआ करते हैं। डन, बात समझ आ रही है। तो बॉन्ड क्या है ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि जब भी किसी कंपनी को या हुकूमत को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू करती है। लेट्स से एक बॉन्ड इशू किया एक कंपनी ने, ठीक है, मैं तुम्हें बॉन्ड की ना एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। ये है कंपनी है, अब कंपनी को पैसा चाहिए, अब या तो ये इक्विटी इशू करेगी, मालिक बनाएगी लोगों को, या तो ये शेयर इशू करेगी, या तो ये डिबेंचर इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, ताकि मालिक भी ना बनाना पड़े, कुछ टाइम के लिए पैसा मेरे पास है उस पर थोड़ा सा सूद पे करूं और पैसा वापस करके बोलूं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आप मेरी कंपनी के मालिक नहीं बने। अच्छा, एक कंपनी है, कंपनी को 100 रुपये की जरूरत है, उसने 100 रुपये के बॉन्ड इशू कर दिए और कहा कि जो कोई ये 100 रुपये वाला बॉन्ड लेगा उसे हम 10% पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, 10% पर एनम पे सूद देंगे। ऐसा अब पहले साल जो है ना वो मैंने 100 रुपये का बॉन्ड परचेज कर लिया, 100 रुपये का मेरा क्या हो गया, आउटफ्लो। कंपनी ने मुझे पहले साल के एंड पे 10 रुपये दिए, दूसरे साल के एंड पे 10 रुपये दिए, तीसरे साल के एंड पे 10 रुपये दिए, चौथे साल के एंड पे 10 रुपये दिए, और 5वें साल के एंड पे 110 रुपये दिए। कितने रुपये दिए, 110 रुपये दिए। कैसे, 100 रुपये मेरे ओरिजिनल और 10 रुपये मेरे इंटरेस्ट के। बात समझ आ रही है। तो मुझे कितना फ़ायदा हो गया, बोलो भाई, 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। हाँ, 150 का फ़ायदा हुआ, 50 रुपये का हुआ, 50 रुपये का मेरा फ़ायदा हो गया अगर मैं फ़ायदा देखूँ। बात समझ आ रही है, क्योंकि मैंने उस लोन के एवज 50 रुपये की इंटरेस्ट इनकम कमा ली। ऐसा तो कंपनी के एतबार से अगर मैं देखूँ तो कंपनी ने 100 रुपये का मुझसे क्या ले लिया, उधार ले लिया, और जो कंपनी को 10 रुपये पे करने हैं अगले साल वो क्या है, उसकी करंट लायबिलिटी, और जो आगे 40 रुपये पे करने हो गया उसकी नॉन करंट लायबिलिटी। बात समझ आ रही है। चलो ज़बरदस्त, सीख गए हो लड़कों, लड़कियों भी। एक सवाल दे रहा हूँ, ये आपने फटाफट करना है, और जैसे ही आप ये सवाल करोगे आपकी छुट्टी हो जाएगी, वरना छुट्टी आपकी बंद है, ठीक है। आपस में पूछ पाछ के नहीं करना। मैं अगेन कह रहा हूँ, देखो मैं तो अभी उठ के चला जाऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ 5 मिनट ब्रेक लेने, लेकिन अगर आपस में पूछ पाछ के किया तो खुद की जो लर्निंग है, खुद का जो फंसना है, खुद का जो दिमाग लगाना है, खुद का जो स्ट्रगल करना है वो नहीं होगा। और अगर डे 1 से स्ट्रगल नहीं करोगे, डे 1 से दिमाग नहीं लगाओगे, तो एग्जाम में भी दिमाग नहीं लगेगा। एग्जाम में भी होगा, ज़रा बता क्या लिखा है। अभी अपने कंप्यूटर से निकल के उससे कंप्यूटर की स्क्रीन में यूं 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 करके देखेंगे कौन क्या कर रहा है, कौन सा उस पर टिक लगा रहा है, ऐसे ही करते रहोगे एग्जाम हॉल में लेट के। ऐसा तो खुद फंसो, गलत करो या सही करो। इसमें क्या क्या रहा है, कहते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स आइदर एज एसेट और लायबिलिटी, यानी कि पहले एलिमेंट में क्या लिखना है, ये जो आइटम आ रहा है क्या ये एसेट है या ये लायबिलिटी है, और देखना है क्या ये करंट है या ये नॉन करंट है। आज की क्लास में तो पूरी बात ही इस पे हुई है। ऐसा शाबाश, शुरू हो जाओ, आपके पास 10 मिनट का टाइम है। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उसको छोड़ दो, मैं डिस्कस कर लूँगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो जी, वेलकम बैक। और सवाल नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज आइदर एन एसेट और लायबिलिटी। सबसे पहला फैसला क्या करना है, क्या ये एसेट है क्या ये लायबिलिटी है, एंड क्लासिफाई देम आइदर करंट और नॉन करंट। अब ये करंट है या नॉन करंट है। सबसे पहला मेरे पास आ रहा है लोन टू एन एम्प्लॉई, एसेट है लायबिलिटी है,
एसेट है, सब यही कहते हैं। अभी एसेट क्यों है, लायबिलिटी क्यों नहीं है? ये लायबिलिटी इसलिए नहीं है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये लोन आ रहा है ना, लोन, तो ये लायबिलिटी है, अन्य बस को लायबिलिटी लिख देते हैं। ऐसा ऑनलाइन वालों में हो या रिकॉर्डेड वालों में होंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन ये लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है। जब मैंने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है तो मुझे उससे पैसा देना है या मजीद देना है या लेना है? अब लेना है ना भाई, उससे पैसा रिसीव करना है ना, रिकवर करना है ना। तो जो मैंने एम्प्लॉय को लोन दिया है वो मेरा क्या है? एसेट, लोन रिसीवेबल कहलाता है ये। हाँ जी, एम्प्लॉय के लिए लायबिलिटी है, लेकिन अकाउंटिंग किसी कर रहा हूँ, बिजनेस की कर रहा हूँ, ना कि एम्प्लॉय की। तो ये एसेट है और करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इसके ऊपर बात कर लेंगे। नंबर 2, ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर क्या है भाई? एसेट। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अनपेड यूटिलिटी बिल मैंने पे नहीं किया, एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी। करंट नॉन करंट? इन्वेंट्री, करंट नॉन करंट? लोन फ्रॉम अ बैंक टू बी रीपेबल इन 5 साल, नॉन करंट? कैश इन हैंड, करंट नॉन करंट? अकाउंट रिसीवेबल, करंट नॉन करंट? मशीनरी, करंट नॉन करंट? मोटर व्हीकल, करंट नॉन करंट? क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स, करंट नॉन करंट? लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बी रीपेबल इन 6 महीने, करंट नॉन करंट? प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको भी छोड़ दो अभी, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। 2 चीज़ें हो गई, एक बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, एक अक्रूड हो गया, एक प्रीपेड हो गया। अब कल की क्लास में ये 3 कीवर्ड्स निकल गए हमारे पास, कल की क्लास स्टार्ट होगी इन्हीं कीवर्ड्स से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हर क्लास के एंड पे कुछ ना कुछ टिचने की बाकी रहनी चाहिए कि यार कल हम क्या नया पढ़ने जा रहे हैं, आज हम क्या नया सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग ओन्ड बाय द बिजनेस, करंट नॉन करंट? सैलरीज पेएबल, करंट नॉन करंट? ऐसा। तो हमने क्या क्या छोड़ दिया? हमने प्रीपेड इंश्योरेंस छोड़ दिया और हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ दिया है, ऐसा हमने किया है, ज़बरदस्त हो गया। और ऊपर एक अक्रूड वाला वर्ड हम जो है ना छोड़ कर आए। तो कल की क्लास में इन 3 बातों पे पहले बात होगी और फिर आगे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जी भाई, सवाल? तो सैलरी एक्सपेंस पे आती, मैंने कहा हर चीज़ की 2 लेग होती हैं। सैलरी मेरा खर्चा भी है, खर्चा हो गया, रिकॉर्ड कर लिया। दिसंबर की सैलरी थी, मैंने पे नहीं की, तो क्या दिसंबर की सैलरी अगर मैंने दिसंबर में पे नहीं करी तो क्या रिकॉर्ड भी नहीं करूं? दिसंबर का खर्चा तो रिकॉर्ड करूंगा ना, तो वो दिसंबर का खर्चा दिसंबर का एक्सपेंस हो गया। और दूसरी का, चूंकि सैलरी मैंने अब तक पे नहीं की, चपड़ बातें नहीं करो बेटा, चूंकि दिसंबर की सैलरी मैंने अब तक पे नहीं करी, तो वो मेरे ऊपर एक क्या है? लायबिलिटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है। मैंने कहा ना हर ट्रांजैक्शन के 2 लेग होते हैं, हर ट्रांजैक्शन 2 जगह या 2 से ज़्यादा जगह जाएगी। वो होता है 2 से ज़्यादा जगह भी चली जाए, 2 जगह कम से कम जाएगी। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर मैंने एक्सपेंस इनकर हो गया, यानी कि मैंने दिसंबर का महीना निकल गया, मजदूरों को सैलरी नहीं दी, तो दिसंबर का सैलरी एक्सपेंस के अंदर चला गया और पेएबल, सैलरी पेएबल लायबिलिटी के अंदर चला गया। ऐसा बात समझ आती है? तो जी भाई, गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं 5 साल के लिए, कुछ दे दी, 40-50 हज़ार दे दिया, तो अगले जो मंथ हुआ उसमें हमने सारी पे कर दी। अगर हमारे पास पैसे आ गए, कहीं से पैसे आ गए तो बस कुछ नहीं, नॉन करंट था, पहले नॉन करंट में आ रहा होगा, कुछ करंट में आ रहा होगा, अब कुछ भी नहीं आएगा, लायबिलिटी 0 हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डन। भाई का सवाल ये था, रिपीट कर दो ऑनलाइन वालों के लिए, कि अगर मैंने गाड़ी उधार पे ली है और 50,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, मेरे पास अचानक से माल कहीं से आ गया और मैंने सारे के सारे पैसे एक साथ पे कर दिए, तो अगर आपने सारे के सारे पैसे एक साथ पे कर दिए तो सारी की सारी लायबिलिटी 0 हो जाएगी और कैश आपकी जेब से निकल जाएगा। ऐसा? चलो, किसी का कोई सवाल? अच्छा, ज़रा मुझे ऑनेस्टली बताओ, समझ आ रहा है? सीधी बात है, नो जो है ना इसमें फिल्ट्रेशन, नो बटरिंग, समझ आ रहा है? हाँ भाई, लड़कों, सारे लड़कों, अनकरा मैसी, हाफिज़ साहब, हाँ भाई, कॉमर्स वाला भाई, ऑनलाइन वाले, सारा लिख के मुझे सारा सब बताओ, सब लिख के बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑल गुड, ओके की रिपोर्ट है? कोई ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं आ रहा? ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक के कॉन्सेप्ट के लेक्चर ख़त्म होने के बाद, यानी कि कोई 10 से 12 लेक्चर ख़त्म होने के बाद किसी ने मुझे आके बोलना, सर वो असल में मेरा इशू ये है सर, मुझे ना बेसिक में मसला होता है, मैं इतना मारूंगा ना कि बेसिक के ऊपर ना बहुत टाइम लगता है। तो मैं पता है सबसे ज़्यादा टाइम, अगर मैं पूरा कोर्स अगर पढ़ाऊँ लेट से, तो सबसे ज़्यादा टाइम का लगेगा चैप्टर नंबर 1 और 2 मेरी किताब का,
ICAP के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 और 3 सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। 17 से 18 क्लासेस लगती हैं, सेफली 20। थ्योरी के साथ जाऊँगा ना तो 20-21 भी लग जाएंगी, थ्योरी भी पढ़ानी है इस बार, नहीं पढ़ानी है तो 20-21 क्लासेस, 20-21 क्लासेस इंटू 1.5 कितने हो गए? 45 घंटे मेरे ख्याल, 50 घंटे मेरे ख्याल से, ऐसा 45 से 50 घंटे सिर्फ थ्योरी और बेसिक्स में लगते हैं प्रैक्टिस के साथ, और बाकी 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकल गया कोर्स। बाकी का सारा जो कोर्स है वो दिखने में तो 70% है, 60% है, लेकिन टाइम बहुत कम लगता है। पीपी के ऊपर 5 क्लासेस, इन्वेंटरी के ऊपर 6 क्लासेस, BRS के ऊपर 4, अप्रूवल के ऊपर 4, बैड डेट के ऊपर 4 क्लासेस, फाइनेंशियल्स के ऊपर चलो 10 क्लास लग जाएंगी एंड में, लेकिन बाकी तो चुन्ने मुन्ने टॉपिक्स हैं। और वो चुन्ने मुन्ने क्यों हैं? वो चुन्ने मुन्ने इसलिए क्योंकि बेसिक पे हमने बहुत टाइम लगा दिया, मजबूत जड़ें हो गई, आगे क्या करना, उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना। बात समझ आती है? इसी अपने पद के साथ साथ अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त लेते रहिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।